ये साइंटिस्ट रमन है जो आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी महामारी की मेडिसिन की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन एक भूतिया साया इनका पीछा कर रहा है। पिछली रात से इनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये सोए तो अपने बिस्तर पर थे, लेकिन इनकी आंख कुएं में खुली। लोगों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। तो सर, हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी इन्वेंशन करके? ये मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने। साइंटिस्ट रमन बोल रहे थे कि कोई साया उनके आसपास मंडराने लगा। वो डर गए। उस साए ने सामने रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर साइंटिस्ट के मुंह पर फेंक दिया। सभी लोग दंग रह गए। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। कौन है? कौन है यहाँ? सिक्योरिटी! जैसे ही सिक्योरिटी स्टेज पर आ रही थी, उस भूत ने सिक्योरिटी को हवा में उड़ाकर पटक दिया। साइंटिस्ट रमन बहुत डर गए और रिपोर्टर भी डरी हुई थी कि तभी सबके सामने साइंटिस्ट विक्रम का भूत दिखने लगा। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। साइंटिस्ट रमन भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइंटिस्ट विक्रम के भूत ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। ये दवा रमन ने नहीं, मैंने बनाई है। इस धोखेबाज रमन ने मेरा खून कर दिया। खून? हाँ, खून। मैं और रमन एक साथ एक ही लैब में कई सालों से काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में महामारी फैलने लगी। यार, इस महामारी से दुनिया को बचाना ही होगा। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस महामारी की ही दवा खोजने में लगे। कोई ना कोई जरूर बनाएगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ना बाबा ना, तू ही कोशिश कर। मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं अकेला इस महामारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। 1 महीने बाद मुझे इस महामारी के कीटाणु का कंपोजिशन समझ में आ गया। रमन, देख, मुझे इसका कंपोजिशन मिल गया। अब मैं जल्द ही इसकी मेडिसिन बना लूंगा। अरे वाह, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये मेडिसिन किसी बड़ी कंपनी को बेचकर हम दुनिया के सबसे अमीर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं यार, ये हम गवर्नमेंट को देंगे। वो क्यों? किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हर एक गरीब तक ये पहुंच जाएगी, पर गवर्नमेंट हमें इससे अच्छे दाम नहीं देगी। मुझे इस दवा से अमीर नहीं बनना, पर उन लाखों गरीबों की दुआ जरूर चाहिए। मैं बहुत खुश था कि मैं मेडिसिन बनाने के बहुत नजदीक था, लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मैंने दोस्त समझा था, वो मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है। रमन ने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था। उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तब से रमन मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगा। वो अक्सर मेरी टेबल पर ताक झांक किया करता था। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ गिरने की आवाज आई थी तो देखने चला आया कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं। यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है। शायद कहीं और से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। मैं अपने काम में जुटा रहा और लगभग 15 दिन बाद मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। यस, आई डिड इट। आई न्यू आई वुड डू इट। क्या हुआ? आखिर मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। फाइनली। मैं अभी जाकर न्यूज में ये अनाउंस करता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा आराम से।
ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, न्यूज वालों को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो रुक, मैं सबसे बात करके आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ न्यूज चैनल के ऑफिस। ठीक है। रमन ने किसी से फोन पे बात की और फिर मेरे पास आया। हमें अभी गवर्नमेंट लैब इस मेडिसिन को ले जाना होगा। पर क्यों? उसका प्रोसेस है। चल लैब। मैं रमन के साथ उसकी कार में बैठ गया। रमन मुझे गवर्नमेंट लैब ले जाने के बदले किसी सुनसान फैक्ट्री में ले आया। ये कहाँ ले आया? अभी पता चल जाएगा। बाहर चल। मैं कार से उतरा और तुरंत 2 गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे के हाथ में चाकू था। दोस्त ने मेरे गले पर घुमा दिया और मैं वहीं मर गया। उसके बाद इस हरामखोर ने उस कंपनी वाले को दवा का सारा फॉर्मूला दे दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मैं चाहता तो कल रात ही इसे मार देता, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया को सच बताना चाहता था। ये धोखेबाज है। इसने इस दवा के लिए मेरा खून कर दिया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और भूत ने रमन को गर्दन से उठा लिया। रमन छटपटाता रहा और तड़पते तड़पते रमन मर गया। साइंटिस्ट के भूत का बदला दुनिया भर ने लाइव टीवी पर देखा। अगले दिन न्यूज चैनल में यही न्यूज थी। उस कंपनी के मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और एक प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया, ये मेडिसिन जो लेट साइंटिस्ट विक्रम ने बनाई है 100% इफेक्टिव है इस महामारी को दूर करने के लिए। वी सैल्यूट लेट साइंटिस्ट विक्रम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए? जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है। पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा, आज ड्यूटी से लौट कर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौटकर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा, आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहां अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर
रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा हूं। मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे भेज दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों, अब छुट्टी। अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहां से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोंटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी। इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी? नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।